तो दोस्तों, आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी फॉर सेकंड सेमेस्टर की, जो कि हमने आपको बताया है। सेकंड थर्ड पार्ट तक हमने, जो हमारा सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमने इसका यहाँ तक पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फुल डिटेल हमने उसमें पढ़ लिया है 2 भाग में। अब हमको पढ़ना है कॉमन एंड आईपीएसी सिस्टम। कॉमन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है एंड आईपीएसी नेम होता है, उसके सिस्टम और नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमेरिज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर सेकेंड यूनिट आएगी। ठीक दोस्तों, तो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम पैथोलॉजी फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा देंगे कल से। उसका भी वीडियो अपलोड होने लगेगा। उसके जस्ट बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी शुरू होगा। उसके बाद फिर सेकेंड इसकी यूनिट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो हम बता दें दोस्तों, हम इस वीडियो में आज क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि ट्राइवियल मेथड होता है, आईपीएसी मेथड होता है, एंड उसके बाद जो ट्राइवियल मेथड में होता है, जो कि कभी कभी आप किसी भी बड़े चैन में यन लिखा हुआ देखे होंगे, या कहीं भी यन लिखा होता है, आइसो लिखा होता है, नियो लिखा होता है, क्यों लिखा जाता है, आपको फुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा। साथ साथ आईपीएसी के फुल डिटेल में आप उसमें आईपीएसी आया था, आईपीएसी ब्रांच जो दिए, ब्रांच जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री जो है, जो ये एक हम कह दें कि एक हमारी जो कमेटी है, वह कमेटी द्वारा जो आईपीएसी किसी भी कंपाउंड का आईपीएसी नेम लिखने के लिए जो एक्चुअल फार्मूला दिया गया था, उस फार्मूले के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उस फार्मूले के बारे में अध्ययन करने से पहले उस फार्मूलों को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप उसको याद कर सकें क्योंकि उस फार्मूलों को याद कर सकें। हर एक कंपाउंड के नाम याद नहीं करेंगे, उस फार्मूला को याद करेंगे, ताकि हर एक कंपाउंड के नाम को हम इजीली लिख सकें। क्योंकि अगर हम अभी 2-4 अगर कंपाउंड का नाम आपको रटा देंगे तो आप वही रटे रहेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपके पास आप उस पर डाउट होगा कि अगर लिखेंगे तो गलत हो सकता है। तो इसलिए उस संदेश से आपको दूर रखने के लिए आपको सबसे पहले आपको रूल पढ़ना होगा। रूल क्या है पूरा डिटेल से, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, नोमेनक्लेचर होता क्या है, हम इसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद कितने प्रकार के नोमेनक्लेचर हम किसी भी कंपाउंड को कर सकते हैं किसी विधि से, उसके बारे में हम उस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है, मैनी कंपाउंड मतलब बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट माने मौजूद हैं। आपको पता है, हमें भी पता है कि हमारे इस समय में बहुत सारे कंपाउंड ऐसे प्रेजेंट हैं जो कि उनको हर एक अलग अलग नाम से जानना हमको कठिन हो सकता है, सभी को नाम याद करना। इसीलिए तो वही कह रहे हैं, मैनी कंपाउंड एग्जिस्ट इन दिस टाइम, बहुत से कंपाउंड इस टाइम मौजूद हैं हमारे इन्वायरमेंटल में। ठीक है, एंड एवरी डे प्रत्येक दिन नए कंपाउंड प्रत्येक दिन नए कंपाउंड सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, सिंथेसिस किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सो दे आर रिक्वायर, इसलिए रिक्वायर है, हमें आवश्यकता होती है ए स्पेसिफिक एंड यूनिक नेम ईच कंपाउंड विच इज आइडेंटिफाई। नोमेनक्लेचर क्या है दोस्तों, या है अगर हम टोटली ये बता दें कि मेनी कंपाउंड एग्जिस्ट इन दिस टाइम एंड एवरी डे न्यू कंपाउंड सिंथेसाइज, सो दे आर रिक्वायर ए स्पेसिफिक एंड यूनिक नेम ईच कंपाउंड विच इजी आइडेंटिफाई। मतलब हमारे वायुमंडल में, हमारे इस मतलब ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड उपलब्ध हैं, जिसको हम नाम से याद करना अगर हम उनको याद करने लगे तो असंभव है सभी के नाम याद कर लेना। ठीक है, तो इसलिए और डेली कई जो होते हैं कंपाउंड के सिंथेसाइज खोज की जा रही है। डेली खोज 20-25 या 30 सैकड़ों की संख्या में डेली दुनिया में क्या कहते हैं नए नए कंपाउंड की खोज हो रही है। तो इसलिए उनको याद करने के लिए, उनको जानने के लिए हमकी आवश्यकता पड़ती है एक स्पेसिफिक एंड यूनिक नेम, ताकि हम उसी हम कंपाउंड को समझ सकें ए स्पेसिफिक नेम से। अगर वही नेम से गुणा तो अगर हम समझे तो वही समझे। जैसे हमको अगर कैल्शियम जानना है
तो हम कैल्शियम कैल्शियम कहेंगे तो हम समझ जाएंगे कैल्शियम क्या होता है, Ca होता है ना। नहीं तो कैल्शियम को आप सीजियम ना समझ जाए, क्रोमियम ना समझ जाएं, तो उसके लिए हमको एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं यूनिक नेम की आवश्यकता पड़ती है। उसी नेम को नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। जो नेम हम किसी भी कंपाउंड को जो नेम रखा जाता है उसी नेम को नोमेनक्लेचर कहा जाता है उसको, ताकि उसे स्पेसिफिक रूप से जाना जा सके। जैसे आपको आपके कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, अब आपका एक नाम रखा गया है, आप अपना नाम उसमें लिखवाए हैं ताकि आप उसी नाम से उसी स्पेसिफिक नाम से आपको घुराएं, तो आप समझ सके कि हमें घुरा रहे हैं। तो इसीलिए हर एक एलिमेंट का अलग अलग यूनिक नेम हो ताकि वो समझ सकें कि उस एलिमेंट का फॉर्मेशन किया गया है, इसको बनाने में, इस दवा को बनाने में उस एलिमेंट का यूज किया गया है। तो इसीलिए इसका नोमेनक्लेचर आवश्यकता है हमारे फार्मेसी के अंतर्गत आपको अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं नोमेनक्लेचर जो होता है दोस्तों दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से कर सकते हैं हम। पहला है हमारा बहुत पुराना मेथड, जब हमारा कंपाउंड शुरू हुआ था तो उससे पहला मेथड है हमारा ट्राइवियल मेथड है। उसके बाद एक हमारा है आईपीएसी मेथड, आईपीएसी नेम मेथड है, जो आईपीएसी मेथड है। यह जो होता है अभी हमारा मॉडर्न मेथड है जो कि अभी अप्लाई हो रहा है, यही चल रहा है पूरी दुनिया में। आईपीएसी नाम किसी भी कंपाउंड को नाम रखने के लिए आईपीएसी नाम का ही यूज किया जाता है। और बट जो हमारा ट्राइवियल मेथड है, ट्राइवियल मेथड जो होता है यह पुराना मेथड है, लेकिन आपको बता दें कि आप जितने भी कंपाउंड का नाम जानते होंगे हम आपको भरोसा के साथ बता सकते हैं कि वे सभी आप जो नाम जानते हैं वे सभी नाम ट्राइवियल नाम है। आप आईपीएसी नाम किसी भी कंपाउंड का लेते ही नहीं, ठीक है। आप जितना भी नाम ले रहे हैं वो सब उसकी ट्राइवियल क्या कहते हैं मेथड का उस कंपाउंड का नेम होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे ट्राइवियल मेथड होता है, उसी का आईपीएसी नाम आपको दिखाएंगे, उसी का ट्राइवियल नाम बताएंगे, तब भी आपको क्या कहते हैं समझ में आएगा। तो हम तो इसका अभी तक एक ट्राइवियल नाम ले रहे थे, आईपीएसी नाम तो इसका ये है, ठीक है। तो देख लेते हैं ट्राइवियल मेथड कैसे यूज किया जाता था दिस टाइम। तो देख लेते हैं जो हमारा ट्राइवियल मेथड है दोस्तों, इन दिस टाइम ट्राइवियल मेथड के साथ इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कंपाउंड आर क्लासीफाई, कंपाउंड को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन, बट दिस सिस्टम वाज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यह सिस्टम दोस्तों इसलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ क्योंकि इसको लोकल नाम से, कॉमन नाम से इसका यूज कर इसका नाम नोमेनक्लेचर किया जाता था। मतलब जो जहाँ पर इसकी खोज की जाए वहीं के नाम से नोमेनक्लेचर कर दिया जाता था, और वहीं के नाम से जो लोग, अगर आप यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे हम एग्जांपल के लिए आपको बता दें, जैसे मेथेन को हम प्राप्त करते हैं मार्स ऑफ प्लेस, मतलब मार्स प्लेस मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब जहाँ भी कोई भी चीज़ सड़ रही हो जो आपको वहाँ से जो गंध आपको निकलती है, जो कि आप वह गंध आप सहन नहीं कर सकते हैं, जो आपको बहुत तीक्ष्ण गंध होती है, वह गंध मीथेन होती है, ठीक है। तो वह मार्स प्रेस मतलब जहाँ पर कोई चीज़ सड़ रहा होता है वहाँ से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस होती है। तो वो उसी के नाम से इसे मार्स गैस के नाम से जाना जा सका। तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, कहाँ ट्राइवियल मेथड के अंदर। तो और अलग देशों में जो गंध को और वो किसी नाम से जानते थे, वहाँ पर यहाँ पर हम लोग जो गंध होती है उसको गंध नाम से जानते हैं, वहाँ उन लोग कुछ दूसरे नाम से रिप्रेजेंट करते हैं इस गंध को, ठीक है, स्मेल को, ठीक है। और उसी तरह हम देख लेते हैं जैसे हम कि एल्कोहल है, बरेली एल्कोहल मतलब ऐसे एल्कोहल जो हम दानों से प्राप्त करते, गेहूँ चावल इनसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एल्कोहल को जो हम चावल से प्राप्त करते हैं उसे ग्रेन एल्कोहल, या गेहूँ से जो प्राप्त करते हैं उसे ग्रेन एल्कोहल कहते हैं। तो इसका मतलब जो जहाँ से प्राप्त किया जा रहा है उसका नाम लिखा जा रहा है। तो ये सिस्टम अलग है ना, तो बच्चे कितना मतलब कौन कितना नाम याद रखने का सिस्टम करे, ग्रेन एल्कोहल, फ्रूट एल्कोहल एंड क्या कहते हैं रॉ एल्कोहल, कितना नाम है। तो इसीलिए आईपीएसी का नाम हुआ, अभी हम बताएंगे, पहले इसको ध्यान से।
उसी प्रकार आप सिट्रिक एसिड जो होता है लेमन से प्राप्त होता है, इसे लेमन मतलब नींबू से प्राप्त होता है, जिसे सिट्रिक एसिड कहा जाता है। अब सिट्रिक एसिड आप जानते होंगे, अब कहीं भी यूज किया होगा किसी फार्मूलेशन में तो लैब में तो आप कहेंगे सिट्रिक एसिड, आपको पता है वह नाम क्या है, वो नाम ट्राइवियल नाम है और आईपीएसी नाम नहीं है। सिट्रिक एसिड और आप जानते होंगे क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड, जितने भी नाम हो, क्लोरोफार्म हो, उसी तरह देखिए क्लोरोफार्म है ना, क्लोरोफार्म ये प्राप्त इसको जो होता है दोस्तों क्लोरोफार्म का, अगर हम एक क्लोरोफार्म का ट्राइवियल नाम इसका क्लोरोफार्म, अगर हम इसका आईपीएसी नाम करें तो ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। तो ये बताइए आपको क्लोरोफार्म अच्छा है ट्राइक्लोरोमेथेन अच्छा है? बट ये है ये अच्छा है, ये मतलब सिस्टम बस इतना, इसमें इतना अंतर ये है कि आप क्लोरोफार्म को आपको रटना पड़ेगा, है ना, इसका क्लोरोफार्म होता है, इसका सिट्रिक एसिड होता है, इसका ये होता है, वो आपको रटना पड़ेगा। बट ये जो होता है ट्राइक्लोरोमेथेन, इसका आप किसी भी कंपाउंड का कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो आप उनका आईपीएसी नाम आप बता सकते हैं। तो इसलिए आईपीएसी नाम की आवश्यकता इसलिए पड़ा दोस्तों, क्योंकि जो ट्राइवियल मेथड है आपका ये सभी को मतलब सबको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सबका एक्सप्लेन करने का मतलब है कि जो होता है पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एक्सप्लेन मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन मतलब ये नहीं कर पा रहा था कि आप सभी जो जितने भी कंपाउंड का यूज हो, मतलब सिंथेसाइज हो, खोज हो, सबको रटो कितना हम रटे, है ना। तो उन्होंने फिर कमेटी बैठी केमिस्ट्री, जो कि आईपीएसी नाम के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री, जो कि एक संघ है जो कि 1958 में आया था। उसी के अकॉर्डिंग जो होता है दोस्तों, एक सभी के सिस्टम आ गया, नियम दिया गया, किसी भी कंपाउंड का जो नेम है उन्हीं के अनुसार होगा। तो उस नियम को हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा ट्राइवियल मेथड है, बट उस नियम के पढ़ने से पहले हम थोड़ा ट्राइवियल मेथड के थोड़ा एक दो एग्जांपल कर लेते हैं जो कि मोस्ट फेमस है, ठीक है। ट्राइवियल मेथड के भी कुछ रूल थे। क्या थे? कुछ रूल थे, मतलब हर एक रूल था, बिना रूल के तो नाम नहीं कर सकेंगे। भले वो ट्राइवियल मेथड कॉमन नाम था, लेकिन उसका भी कुछ रूल था। रूल ए था दोस्तों, आप कभी भी बुक उठाए होंगे या पढ़े होंगे, आशा पढ़े तो होंगे क्योंकि आप रिफॉर्म कर रहे हैं, तो बिना पढ़े तो यहाँ तक आए नहीं होंगे। तो क्या होता है दोस्तों, इट इज़ कंसिस्ट थ्री टाइप प्रीफिक्स यूज होता है इसके अंदर का। जो हमारा कॉमन से नेम होते हैं ट्राइवियल मेथड में, जो होता है 3 प्रकार के प्रीफिक्स यूज होते हैं। उसी के बारे में हम देख लेते हैं कौन सा प्रीफिक्स कहाँ यूज होता है। जैसे कहीं कोई मतलब चैन दिया गया है, चैन क्या गया, यन लिखा होता है, तो कन्फ्यूज हो जाता है यन क्यों लिखा गया है, ठीक है। वो कहीं कहीं आइसो लिखा होता है, कहीं आइसो लिखा होता है, कहीं कहीं नियो लिखा होता है ना, चैन के आगे नियो लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में जो कॉमन क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो रूप दिया गया है वो हमारे उसका कॉमन फार्मूला लिखा गया है, ट्राइवियल मेथड के रूप में लिखा गया है। क्योंकि आईपीएससी में ऐसा रूल नहीं है कि आप एन पहले लिखिए फिर फार्मूला लिखिए, फिर आपको नियो लिखिए या आइसो लिखिए, ऐसा फार्मूला है। उसमें जो है आपको पूरा रूल बता दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी 3 प्रकार प्रीफिक्स यूज होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं कौन प्रीफिक्स कहाँ यूज होता है। तो वहाँ जो होता है पहला प्रीफिक्स जो होता है एन, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इट इज डिनोट करता है एन एल्केन को विच कंटेन्स कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन आइटम्स अथवा स्ट्रेट चैन। तो मतलब इट इज डिनोट या एन जो होता है अब डिनोट करता है, इंडिकेट करता है एल्केन को। एल्केन मतलब समझ रहे हो ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो तो एल्केन है, अगर डबल बॉन्ड से एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड से हो तो एल्काइन है, ठीक है। तो कार्बन अगर कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और स्टेट में हो, उसका ब्रांच ना हो, तो उसके आगे एन लिखा रहता है। एन अगर लिखा हो तो समझ जाना वो बता रहा है कि यह कार्बन जो होते हैं आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और स्टेट में हैं, यही बता रहा है। जैसे एन है ना, तो क्या बता रहा है, एन ब्यूटेन आपको बता रहा है। मतलब ब्यूटेन तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन आप कहाँ लगाएंगे, आप दो यहाँ लिख कर यहाँ भी लगा सकते हैं, है ना। मतलब आप तो 4 कार्बन ब्यूटेन लिखा है, तो आप ब्यूटेन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक कार्बन यहाँ कर दीजिए, एक कार्बन यहाँ कर दीजिए और यहाँ पर एच लगा दीजिए, यहाँ पर एच लगा दीजिए, हाँ। तो
ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 4 ब्यूटेन ऐसे भी लिख सकते हैं, बट एन ए आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये ब्यूटेन जो कार्बन आपस में जुड़े हुए सिंगल बॉन्ड में और स्ट्रेट लाइन में है ना। तो एक फार्मूला एन मतलब क्या बता रहा है कि जो कार्बन आपस में जुड़े हों वह स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो ये हमारा एन यह प्रदर्शित करता है ट्राइवियल मेथड में, ठीक है। उसके बाद जो होता है यूज दिस यूज ऑफ प्रीफिक्स आइसो यूज कब होता है, कब, तो आइसो जो हमारे ट्राइवियल मेथड में आप बुक में अवश्य पढ़े होंगे, यानी आइसो या नियो, अभी हम देख लेते हैं। तो हमारा जो आइसो होता है दोस्तों, दी प्रीफिक्स आइसो इज यूज टू डिनोट करता है दी एल्केनो को ये भी डिनोट करता है, हैविंग मेथिल ग्रुप अटैच टू दी सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ चेन। मतलब ये कह रहा है कि मतलब आप अगर 1 2 3 4 कार्बन के चैन है हमारे, तो हमारा मेथिल ग्रुप मतलब CH3, अगर चैन के बाहर कोई अगर एक चीज़ CH3 जुड़ा होता है उसे मिथाइल कहते हैं या मिथिल कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मेथिल है दोस्तों वह आखिरी कार्बन के आखिरी, जहाँ से हम स्टार्ट गिनना शुरू करेंगे, जैसे हम यहाँ से गिर रहे हैं 1 2 3 4, तो आखिरी 4 है, 4 के सेकेंड उसके पहले वाला वहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हो, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या लिखेंगे, आइसोपेंटेन। 5 कार्बन है तो आइसोपेंटेन कहेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है तो इसमें हम नहीं समझा सकते क्योंकि यहाँ पर लास्ट दोनों एक ही कार्बन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप आसान से समझ सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है, तो जो 4 लास्ट वाले कार्बन के पहले मेथाइल ग्रुप उससे जुड़ा है नहीं, सेकेंड वाला लास्ट के सेकेंड पर मेथाइल, वही कह रहा है ना, मेथाइल ग्रुप अटैच टू द सेकेंड लास्ट कार्बन चैन के लास्ट अगर यहाँ है तो उसके पहले वाला वहाँ पर मेथाइल ग्रुप जुड़ा हो, तो ऐसे को आइसोपेंटेन कहा जाता है। आइसोपेंटेन मतलब अगर आपको लिखा हो कहीं पर आइसोपेंटेन, तो अगर आपको कह दिया जाए कि इसका स्ट्रक्चर बनेगी तो आप कैसे बनाएंगे, आपको ऐसे बनाना है कि आपको आइसोपेंटेन मतलब 4 कार्बन आपको ऐसे लिख लेना, उसके बाद जो हमारा चौथा कार्बन के सेकेंड वाला, चौथा कार्बन के इसके पहले वाला, उस पर आपको मिथाइल ग्रुप जोड़ देना है, वही आइसोपेंटेन है, ठीक दोस्तों। तो आपको यहाँ पर इसलिए इतना गहराई से पढ़ा जा रहा है ताकि आपको रटना ना पड़े कुछ, क्योंकि आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आपको यही ट्राइवियल मेथड वाले फार्मूले दे दिया जाए, आपको कहा जाए इसका स्ट्रक्चर आप बताइए, दे दिया जाए आइसोपेंटेन बताइए, आइसोपेंटेन को आप स्ट्रक्चर बना के बताइए, आइसोपेंटेन दे दिया जाए, तो आप जब पढ़े नहीं रहेंगे कहाँ लिखेंगे, आप सुनेंगे सर आइसो क्या है, तो नियो क्या है, यान क्या है, तो आप तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आप देख लेते हैं, तो हमारा क्या, अब नियो का यूज कहाँ करते हैं, दी प्रीफिक्स नियो इज यूज टू डिनोट करता है एल्केन्स हैविंग 2 मेथाइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ चैन। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो होता है दोस्तों, यहाँ पर मेथाइल ग्रुप 1 जो सिंगल है, लास्ट कार्बन के सेकंड पर मेथाइल ग्रुप 1 जुड़ा था, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है अगर मेथाइल लास्ट कार्बन के सेकंड कार्बन पर अगर 2 मेथाइल इधर भी जुड़ दिया जाए तो उसे नियो कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्यों दोस्तों, बिना एग्जाम्पल का काम नहीं बनता, और बिना काम बने समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन, अब तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर लास्ट कार्बन हमारा, मान लीजिए अगर आप इस तरह से गिनना शुरू करते तो यहाँ पर होता, तो हम इधर से गिनना शुरू किए हैं, है ना। तो हम इधर से गिनना शुरू किए 1 2 3 4, है ना। तो 4 के लास्ट में से एक पहले, अगर 4 है तो तीसरे वाले कार्बन पर अगर मेथाइल ग्रुप डबल जुड़े हुए हैं तो उसे नियो कहा जाता है, ठीक है। तो नियो कह के जितने कार्बन है उसका नाम गिन दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो नियो हेक्सेन, है ना, नियो हेक्सेन कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ देख लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 नियो हेप्टेन, है ना। तो जितने कार्बन हैं, कार्बन की संख्या सब गिनी जाएगी इसमें, बस इतना है कि अगर लास्ट कार्बन के अगर डबल जुड़े हुए तो उसे नियो, अगर सिंगल जुड़े हो तो उसे क्या कहते हैं, आइसो। अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो उसको क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, उसे यन करके जितने कार्बन है उसकी संख्या लिख देना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क दिए गए हैं, आप इसको हल करिएगा और इनका नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में IPSC नाम इसका आप कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको पढ़े हैं अच्छा से तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो हम अब देख लेते हैं IPSC सिस्टम मेथड से हम कैसे, ये तो हमारा पुराना मेथड है,
ठीक है, वो हमारा पुराना मेथड था। अब हम देख लेते हैं IUPAC सिस्टम से उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम उसका रिवाइज एक फिर आपको करा देते हैं, नहीं हम जानते हैं आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, तो आप देखिए, आप इसका बस इतना रूल है, बस हमने आपको बताया यही ट्राइवियल मेथड क्या होता है। हमने आपको बताया कि पुराना मेथड होता है, इसको जो इसका नाम उसके आधार पर किया जाता है जहाँ से कॉमनली इसके मतलब फार्म होता है, जहाँ से उत्पन्न होता है, जहाँ से इसका फार्मेशन उसी नाम से इसको लग दिया। जैसे अगर एल्कोहल फार्मेशन अगर हम ग्रेन से कर रहे हैं, चावल गेहूँ से कर रहे हैं उसको, तो ग्रेन एल्कोहल कहेंगे। अगर फ्रूट से कर रहे हैं फ्रूट एल्कोहल करेंगे, तो ऐसा नाम दिया जाता था। ठीक है, तो उसके दिए जाने के नाम भी उसके थोड़ा कुछ नियम थे, उसके नियम बस यही था कि उसके तो प्रेफिक्स यूज किए जाते थे। यन है, आइसो, न्यू है, बस यही आप इसमें से यन, आइसो, न्यू, यही 3 चीज़ आप इसमें याद रखिएगा बस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बस यही आप समझ लीजिए। उसके बाद आपको ये होमवर्क दिए हैं, आप होमवर्क हल कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं IUPAC मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो हमारा दूसरा मेथड है IUPAC, जो कि आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। ठीक दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम। तो इसको हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको एकदम हम रटाए नहीं, हमारा ये है कि आपको एकदम समझें। आप किसी भी कंपाउंड के नाम को अपने आप देख कर आप बता दें कि इसका IUPAC नाम यही होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको पढ़े हैं तभी बता दें, आप उसको देख लें तब बता दें कि इसका IUPAC नाम होगा, तो हमारा आपको ये पढ़ाना सफल होगा और आपको पढ़ना भी सफल होगा। क्योंकि आप कितने भी रटेंगे समझ में नहीं आएगा। 4-5 हम देखते हैं, सीधा वीडियो कोई चलता है, सीधा 2-4 IUPAC नाम लिख कर इधर उधर लॉन्ग चैन करिए चलिए। हाँ ठीक है, वो सब रूल है, लेकिन आप पहले बेसिक पढ़ाइए, उनको स्ट्रॉन्ग करिए, फिर वो रूल है ना। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं पहले उसके बारे में, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या होता है रूल। ठीक है, इसका जो होता है दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है IUPAC का देख लीजिए। I से इंटरनेशनल, U से यूनियन माने संघ, P से प्योर, A से एंड, A से अप्लाई होता है, NC से क्या होता है केमिस्ट्री होता है। तो जो हमारा F एंड जुड़ा है या थोड़ा सेंटेंस को यूज करने के लिए, ताकि थोड़ा हमारा सेंटेंस एक कॉमनली एक प्रोफेशनल सेंटेंस लगे, इसलिए इसका इसे जोड़ा गया। ठीक है, इसका टोटल इसका IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, जबकि इसका टोटल नाम होता है, मतलब एक्चुअल में I का इंटरनेशनल होता है, U का यूनियन, P से प्योर होता है, A से अप्लाई होता है, C से केमिस्ट्री। मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई केमिस्ट्री है कि ऐसा किसी भी कंपाउंड का जो नाम लिखिए वो इंटरनेशनल में उसका नाम पूरी दुनिया में वही नाम हो और कोई दूसरा नाम ना हो। जैसे कि अभी हम देख रहे थे, एल्कोहल को क्या कहा जाता था, एल्कोहल को ग्रेन एल्कोहल। मान लीजिए वहाँ पर ग्रेन को, गेहूँ को कुछ दूसरा कहा जाता हो, किसी फ्रूट को वहाँ पर कुछ दूसरे नाम से जाना जाता हो, तो क्या वहाँ पर उसको एल्कोहल को दूसरा कहा जाने लगेगा, है ना, उस अकॉर्डिंग ट्राइवियल मेथड के अकॉर्डिंग। बट ये हमारा इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई केमिस्ट्री जो है कि आप इस नियम को अप्लाई करिए जो इस संघ के द्वारा दिया जा रहा है, वह पूरे इंटरनेशनल में अप्लाई होगा। पूरे इंटरनेशनल जितनी भी दुनिया में पढ़ाई स्टडी केमिस्ट्री की कराई जा रही है, वहाँ पर इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और कहीं पर अगर कोई इसकी भी कंपाउंड की डिस्कवरी हो रही है, सिंथेसाइज हो रहा है, सिंथेसिस किया जा रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग उसका नाम भी लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो या जो हमारा संघ है IUPAC संघ जो होता है 1958 में इसका संगठन बना था। ठीक है, द नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यूज यूनिवर्सली। दिस सिस्टम जो होता है नोमेनक्लेचर का ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या यूनिवर्सली अप्लाई होता है पूरे ब्रह्मांड में। जितनी पढ़ाई चल रही है, आप जितना देश जानते होंगे, है ना, दुनिया में ज्ञात देश हैं जो कि शिक्षित में हो, ऐसा नहीं कि जो पढ़ाई लिखाई न करते हों, जो पढ़ाई करते हों, जहाँ पर अप्लाई होता है, केमिस्ट्री यूज होता है, केमिस्ट्री है जो प्रोफेशनल के रूप में यूज होता है, तो वहाँ पर जो होता है इस नियम को यूज किया जाता है। ठीक दोस्तों, IUPAC नाम किसी भी नोमेनक्लेचर को नाम रखने के लिए। तो इसका जो हमारे जो वहाँ से नाम दिया गया था, जो IUPAC के संघ के द्वारा एक रूल दिया गया था,
रूल किसी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड का आप नोमेनक्लेचर करिए तो उस रूल को पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद वो उस रूल के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो रूल उन्होंने दिया था दोस्तों वो रूल ए है। इसको आप हल्की मत लीजिए, अभी आप इसके एक एक के बारे में जब आपको पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा तब IUPAC नाम आपको एकदम मक्खन लगेगा। क्या लगेगा? मक्खन। ठीक है, बना बनाया हलवा लगेगा। क्योंकि आपको IUPAC नाम क्यों जटिल पड़ता है? हर एक कंपाउंड का अगर मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप अलग आ गया या कोई एलिमेंट अदर आ गया, नया आ गया, तो आप घबरा जाते हैं कि आप इसका IUPAC नाम कैसे करें, क्योंकि आपको इनके बारे में डिटेल से पता ही नहीं रहता, क्योंकि आप उस एक्चुअल में आप उस चीज़ को रटे होते हैं कि मेथ है, एथ, प्रोप ए है, तो अगर 3 कार्बन हो गए तो प्रोप कर देंगे, इन आई है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसमें डबल फंक्शनल ग्रुप आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, क्या होते हैं सफिक्स, क्या होते हैं प्रीफिक्स, क्या होते हैं रूट वर्ड, इसके बारे में आपको डिटेल से आपको पढ़ना हो, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो क्या होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या होता है रूट वर्ड, क्या होता है प्राइमरी सफिक्स, क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स, क्या होता है। इसको आप हल्के में मत लीजिए, हम कह रहे हैं आप इसको याद कर लीजिए। इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसका यूज कहाँ करना अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में अगर सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है तो पहले उसको लिखा जाएगा। ये नियम ए इंडिकेट कर रहा है, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर उसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो पहले आप उसको लिखिए, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखिए, उसके बाद रूट वर्ड जो हमारा अपना रूट वर्ड मेन हो, रूट वर्ड मतलब वही मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक, अनडेक, है ना, उस सब को पूरा। उसके बाद जो हमारा उसके बाद आप प्राइमरी सफिक्स को लिखिए, उसके बाद अगर सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट हो तो आप उसको भी लिखिए। तो नोमेनक्लेचर ये कह रहा है कि अगर एक ही कंपाउंड में प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, है ना, तो उनका नाम हम कैसे करें, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करें। तो यह रूल कहता है पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखिए, फिर प्राइमरी सफिक्स को लिखिए, फिर रूट वर्ड आप जानते हैं, अभी बताएंगे क्या होता है, फिर प्राइमरी सफिक्स को लिखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखिए, सफिक्स को। तो हम पहले इसको पर पूरा डिटेल से अब बात करेंगे। ठीक है, कि क्या होते हैं इसके अंदर, कौन प्राइमरी सफिक्स होते हैं, कौन सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, पूरा डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हम पहले देख लेते हैं। इसके पहले आप देख लीजिए, क्योंकि नॉलेज गेन तो होता नहीं, तो हम आपको बताना चाहते थे कि आप प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है, एंड टर्सरी टेट्रा कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 4th डिग्री कार्बन क्या होता है, उसके बारे में हम सोचे आप जान लीजिए। तो जो होता है दोस्तों दिस कार्बन, अगर 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, अगर आपको पूछ लीजिए 1 डिग्री कार्बन क्या है तो आप बता दीजिएगा दिस कार्बन इज अटैच टू 1 सिंगल कार्बन। 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन मतलब 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन मतलब 2nd डिग्री कार्बन। दिस कार्बन इज अटैच टू कार्बन, मतलब अब आपको समझा रहे हैं। देखिए एक चैन है लंबी, 1 2 3 4 5 चैन है, 5 कार्बन की चैन है। तो जो हमारा पहला कार्बन है, एक कार्बन देखिए खाली एक कार्बन जुड़ा है, तो ये प्राइमरी, इसीलिए एक कार्बन जो होता है आखिरी वाला देखिए एक कार्बन से जुड़ा है, ये क्या है, ये प्राइमरी कार्बन हो गया। इसीलिए कहा दिस कार्बन, वह कार्बन जो खाली अटैच होता है सिंगल कार्बन, उससे 1 डिग्री कार्बन। बट आप इस कार्बन को देखिए, यह कार्बन जो होता है इस कार्बन जुड़ा हुआ इस कार्बन को, तो इस कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन, है ना। एक कार्बन 2 कार्बन, एक कार्बन है, बट एक कार्बन खाली एक कार्बन जुड़ा। अब इस कार्बन को हम देख लेते हैं, एक कार्बन जो होता है एक कार्बन ऊपर से, एक कार्बन नीचे से, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से, तो कितने कार्बन जुड़ा हुआ, 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसे टर्सरी कार्बन कहते हैं। और जब अगर हम यहाँ टेट्रा कार्बन कहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है टर्सरी कार्बन, यहाँ देखिए यह कार्बन जो होता है दोस्तों 1
3 तीन कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यह जो होता है टर्सरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन होगा। तो इसको भी ध्यान दीजिए क्योंकि आगे चल के आपको आएगा, तो इसलिए हमको लगा कि आपको पहले इसको बता दें, इसलिए बता दिया जाए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना क्या कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आपको उसको जानना होगा, तभी हम प्राइमरी IPSC रूल के पर चलेंगे। पहले आपको इसको तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड जो कि बीच में था, है ना, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या होता है, तो रूट वर्ड क्या होता है दोस्तों, इट इज रिप्रेजेंट, यह रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन सिलेक्टेड कार्बन चैन। किसी भी कार्बन चैन में कितने कार्बन की संख्या, उस कार्बन को संख्या को रिप्रेजेंट करने, जो संख्या रिप्रेजेंट करती है उसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में टर्म में हम कहते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब मूल वर्ड, काउंट कितने हैं, मूल कार्बन कितने, उनकी संख्या। तो इसके आधार पर रूट वर्ड कितने प्रकार, यह जो होता है IPSC के मेन होता है, रीढ़ की हड्डी है। बात कर लीजिए IPSC, क्योंकि बिना कार्बन के आप क्या लिखेंगे, मेन रूट होता है। रूट वर्ड के आगे आप प्रीफिक्स जोड़ा जाता है, उनके आगे उनके पीछे सफिक्स जोड़ा जाता है। तो पहले आपको रूट वर्ड पढ़ना होगा ना, तो इसीलिए हमने पहले आपको रूट वर्ड पढ़ना बताया। तो रूट वर्ड जो होता है दोस्तों, आप डिफिनीशन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप देखिए आपको पता है रूट वर्ड, फिर भी हम जानते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना होता है। लिखने के लिए आपको डिफिनीशन, एक अच्छी डिफिनीशन लिखनी होगी। तो डिफिनीशन आपको कहाँ करेंगे, तो आप डिफिनीशन इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो चैन कितने कार्बन, 1 कार्बन रहेगा, कितने कार्बन रहेंगे, उनको क्या रूट वर्ड में उसका नाम क्या रखा जाता है, उसको हम बात करेंगे। अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। अगर दोस्तों 1 कार्बन है तो उसको हम मेथ कहते हैं, रूट वर्ड के नाम में, केमिस्ट्री के नाम में उसको हम मेथ कहते हैं, ठीक है। 2 कार्बन है तो उसको एथ कहते हैं, 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं, 4th कार्बन को ब्यूट कहते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, 1 कार्बन हो तो उसको मेथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट। आप इसको याद कर लीजिए इसी टर्म में। अगर 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, एंड 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नॉन, 10 कार्बन हो तो डेक, 11 कार्बन हो तो अनडेक, 12 कार्बन हो तो डूडेक, एंड 3 कार्बन हो तो 3 डेक, एंड और आपको अगर 14 कार्बन हो तो आपको टेट्राडेक, एंड 15 कार्बन हो तो पेंटाडेक, 16 कार्बन हो तो हेक्साडेक, से क्या कहते हैं 70 कार्बन हो तो आपको क्या कहते हैं हेप्टाडेक, एंड 18 कार्बन हो तो आपको ऑक्टाडेक, एंड 19 कार्बन हो तो नॉन डेक, एंड 20 कार्बन हो तो आइकोस, ठीक दोस्तों। तो ये होता है आप 20 जो हमारे रूट वर्ड होते हैं, क्योंकि 20 रूट वर्ड काफ़ी होते हैं, ठीक। इतने का 20 काफ़ी क्या, 20 तो बहुत हो गए, फिर भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 याद कर लीजिए, काफ़ी है। 10 आपका रूट वर्ड जो होता है दोस्तों वह काफ़ी है, आप 10 याद कर लीजिए, ज़्यादा ना याद करिए। आप 10 रूट वर्ड याद कर लीजिएगा ना, आप काफ़ी है हमारे हिसाब से, ठीक है। 1 कार्बन मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डूडेक, ट्रीडेक, है ना। इसी तरह आप याद कर लीजिएगा। तो हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अब चलते हैं अपना क्या है, जो हमारा क्या था रूट वर्ड की पहले क्या जुड़ता था, प्रीफिक्स, आखिरी में सफिक्स। तो प्रीफिक्स माने होता है दोस्तों जो आप हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग मतलब जो कि किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है ना। किसी भी शब्द के आगे अगर वह जुड़ रहा है तो वह उपसर्ग है, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ रहा है तो वह प्रत्यय होता है। आप हिंदी में पढ़े होंगे अच्छी तरह से। तो प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स के अंदर प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर क्या क्या आता है, हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। वीडियो लंबी हो जा रही है लेकिन आप पढ़िए क्योंकि आपको पढ़ना है, ठीक है। पिक्चर 2.5 घंटे तक देख लीजिएगा, तब भी आप कहेंगे अभी ना ख़त्म हो, ठीक है चलिए। तो आप पढ़ाई करें, तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं, पढ़िए बाबू, एग्ज़ाम देना है, पैसा कहीं लग रहा है, बी फार्म कर रहे हो आप, ठीक है, पैसा बर्बाद मत करो। तो प्रीफिक्स जो होता है, ए टाइटल यूज वी फॉर ए रूट वर्ड। ए प्रीफिक्स जो होता है एक टाइटल होता है, टाइटल मतलब एक शब्द होता है, यूज होता है जो कि वी फॉर रूट वर्ड, कोई भी मेन का रूट वर्ड के पहले यूज होता है, रूट वर्ड के पहले यूज होता है, उसे प्रीफिक्स कहते हैं।
इट इज़ टू टाइप, या टू टाइप होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, या प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है इंडिकेट करता है साइक्लिक अथवा एसाइक्लिक नेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड। प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है या इंडिकेट करता है किसी भी कंपाउंड में कि वह कंपाउंड जो होता है साइक्लिक है या एसाइक्लिक है ना। तो हम देख लेते हैं साइक्लिक मतलब दोस्तों, अगर वह प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है वह यह बताता है कि यह साइक्लो है ना, जैसे साइक्लो, जैसे रूट जैसे आप 4 कार्बन है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन है। तो अगर 3 कार्बन अगर ऐसे रहता सिंगल में, अगर स्ट्रेट लाइन में होता, तो आप उसको यहाँ ना लिखिए, वो ट्राइवियल का था, आप यहाँ रहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब पे आप प्रोपेन लिख लेते हैं। बट अगर वो साइकिल्स में है, रिंग में है, तो उसको आप 3 कार्बन क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइक्लो। 3 कार्बन क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए क्या था अभी, मेथ एथ प्रोप। तो आप पहले आप जानते हैं रूट प्रीफिक्स कहाँ यूज किया जाता था, रूट वर्ड के पहले। तो रूट वर्ड इसको हम पहले लिखेंगे, या तो आप रूट वर्ड लिख लीजिए कितने कार्बन है प्रोप, और उसके आगे लिख लीजिए साइक्लो, ठीक है। अगर कोई साइकिल में तो साइक्लो प्रोपेन, तो इसका नाम पूरा हो जाए, क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन, है ना। तो इसी तरह इसका या प्राइमरी प्रीफिक्स यह शो करता है कोई भी कंपाउंड या साइक्लिक है या एसाइक्लिक है ना, या इंडिकेट करता है। अगर साइक्लिक होगा तो आप साइक्लो जुड़ा होगा, अगर साइक्लिक नहीं होगा साइक्लो नहीं जुड़ा होगा, तो साइक्लो नहीं जुड़ा होगा तो या मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स उसमें होगा, है ना। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है क्या दोस्तों, इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ साइड चेन अथवा सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स। क्या कह रहा है, समझ रहे हो, सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है वह ये शो कर रहा है कि यह इंडिकेट करता है कि कोई भी साइड चेन, किसी भी हमारे जो मेन चेन है उस पर कोई साइड चेन उपस्थित हो, या साइड चेन के अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, वो भी हो सकता है ना, एक से अधिक। तो वो भी सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंतर्गत आता है, उसको आप आगे चल के बताएंगे। मतलब तो देख लीजिए, अगर कोई प्रीफिक्स अगर यूज हो जाए सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। अगर फ्लोरो एफ है तो उसे फ्लोरो कहते हैं, फ्लोरो, ठीक है। क्लोरीन है तो उसे क्लोरो कहते हैं। बी आर आय ब्रोमीन है ब्रोमो, आयो है आयोडो, एनो है नाइट्रो, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने आपको बताया प्रीफिक्स मतलब पहले यूज होता है, जैसे यहाँ पर 4 कार्बन है, अगर ऐसे होता 3 कार्बन, अगर उसके आरी बगल या फ्लोरो इसमें कुछ होता है अगर, तो अब क्या लिखते हैं, फ्लोरो प्रोपेन लिखते हैं। क्लोरो होता Cl होता तो क्लोरो प्रोपेन लिखते हैं, आयोडीन होता तो आयोडो प्रोपेन लिखते हैं, है ना। उसी तरह कह रहे हैं। अगर ओ आर जुड़ा हो, ओ आर मतलब एल्कोक्सी समूह, है ना। ओ आर जुड़ा होता तो अगर ए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अपन जुड़े तो एजो लिखा जाता है, एजो प्रोपेन, एजो हेक्सेन, एजो ब्यूटेन, एजो नाइट क्या कहते हैं हेक्सेन, ऐसा ना। तो अगर देख लीजिए, अगर आर जुड़ा हो, आर मतलब समझ रहे हैं, अरे कार्बन समूह, अगर आर मतलब जुड़ा हो, मतलब जैसे कि आप पेना से साथ नहीं दे रही, आर मतलब समझ रहे हैं, आर मतलब मतलब CH3 कार्बन की संख्या जितनी हो, अगर कार्बन की संख्या हो तो वहाँ पर एल्काइल मतलब हम कार्बन कह रहे हैं। अगर एल्काइल अगर जैसे मेथ है तो मेथाइल, एथ है तो एथाइल, कार्बन के जो हमारा रूट वर्ड है उसमें YL जोड़ दीजिए, है ना। तो आप YL जोड़ दे के आप इसका यूज कर सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स की। इसका एग्जाम्पल देख लेते तभी आपको समझ में आएगा, हमको पता है। एग्जाम्पल आपके सामने है भाई साहब, है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इसका अगर आपको नामकरण करना है तो हमने आपको रूल अभी बताया नहीं है, बट अभी हम आपको प्रिपेयर करें कैसे नामकरण किया जाता है। तो आप पहले पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम जैसे बता रहे हैं आप पहले उसको समझिए, उसके बाद हम अभी रूल बताएंगे पूरा डिटेल से। अभी हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप किसी भी बेसिक से बेसिक आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो देखिए, हमने आपको पता है कि अभी बता दे रहे हैं कि आपको पहले उसका एक लंबी चेन हमको देखना पड़ता है। तो लंबी चेन हमारे ए है ना। उसके बाद लंबी चेन के बाद हमको फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ता है कि फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है। तो आपको बता दें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बीच में है, तो हम बीच में ले सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप हो या हमारा ब्रांच हो, या है ना, तो ऐसा है। कोई भी ब्रांच हो, ब्रांच मतलब ये ब्रांचें हैं,
तो आप अभी देखिए, अगर हम नाम करें 1 2 3 कार्बन इधर से कह रहे हैं, तो अगर 3 कार्बन है तो अभी हम इसका नामकरण करें। नामकरण मतलब कितने कार्बन हैं, मेथ एथ प्रोप है ना, तो दो के आगे 2 पर हमारा क्लोरो है, तो Cl है, तो Cl क्या है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। हमने अभी दिखाया था ना उसके कैटेगरी में, आप देख लीजिएगा, नहीं कह रहे हैं आप, देख लीजिए। ये सब जितने हैं क्या हैं, ये सब प्रीफिक्स हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं, है ना। प्राइमरी सफिक्स के अंदर खाली साइक्लो आता है, अगर रिंग होगा तो होगा नहीं, प्राइमरी सफिक्स से यूज नहीं किया जाता, ज़्यादातर सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। तो हमने आपको कहा था ना, क्या कहा था, यही कहा था जो आप समझ रहे हैं, देखिए तो यही है ना। तो हमने आपको एकदम बताया था भाई साहब, देखिए। तो हमने कहा एक Cl क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स यूज कहाँ होता है, रूट वर्ड के पहले। तो आप रूट वर्ड पहले लिख लीजिए, तो पहले आप प्रीफिक्स लिख लीजिए। तो हम आपको रूट वर्ड लिखे। कितने कार्बन है दोस्त, तो हमारे प्यारे दोस्तों कार्बन हमारे हैं 3, तो इसको लिखते हैं प्रोप, ठीक है। अब 3 है तो हम आप रूट वर्ड हो गया हमारा प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं तो हम क्या लिखेंगे, एन, तो हो गया हमारा प्रोपेन, है ना। अगर डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं कोई कार्बन तो प्रोपीन, आई या नहीं जुड़ा जाता, ई या नहीं जुड़ा जाता। अगर ट्रिपल बॉन्ड जुड़े होते हैं तो वाई या नहीं जुड़ा जाता। हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में हमने इसके बारे में मेंशन बढ़िया से कर दिया है, तो आवश्यकता नहीं है यहाँ करने के लिए। तो इसका यूज अब क्या लिखना हमको जरूरी है, हमको प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स मतलब पहले जुड़ने वाला, तो इसको लिखा जाएगा, इसकी संख्या सही लिखी जाएगी दोस्तों, कितने पर 2, तो इसको लिखा जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसी प्रकार ये है, देखिए इसका आप कैसे करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर एक CH3 इसकी ब्रांच में है, तो यहाँ पर 2 क्या कहते हैं हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसका ABCD के प्रोनाउंसिएशन के तौर पर जिसका प्रोनाउंसिएशन पहले आता है उसको हम रूट वर्ड के पहले लिखते हैं, उसके बाद जिसका बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं क्या होता है इसका। हम पहले आपको पता है कि हम इसको बताएंगे कैसे करा, वैसे तो पता होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, 11 का ही सब्जेक्ट का है, ठीक है। 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम गिनती वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर हमारे कोई ब्रांच स्टार्ट हुआ हो, उसके नज़दीक हो, यहाँ कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 तीसरे पे, यहाँ पे दूसरे पे मिल गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्टार्ट किया। इसको हम बताएंगे रोल क्या है। तो फिर देखिए क्या होगा, कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन को हमने पहले इसके लिख लिए। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो पेंटेन लिखिए, है ना। उसके बाद क्या होता है, पेंटेन के बाद यहाँ पर देखिए एक मेथिल ग्रुप है, एक क्लोरो ग्रुप है। तो कौन पहले प्रोनाउंसिएशन करे, पहले C आ रहा है, पहले M आ रहा है, पहले C आ रहा है ना। तो पहले आप लिखिए क्लोरो, कितने की संख्या है, आप लिखिए 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन। इसका फुल दोस्तों IUPAC नाम इसका ये है ना। तो ये आपको बताया जाएगा। अभी हम ये आपको बता रहे हैं कि कैसे हम प्रीफिक्स को पहले यूज किया जाता है। रूट वर्ड है, रूट वर्ड के पहले देखिए प्रीफिक्स कैसे। सफिक्स क्या होते हैं, अभी तक हमने प्रीफिक्स की बात की, प्राइमरी प्रीफिक्स की बात की, सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात की, अब हम सफिक्स की बात कर लेते हैं। तो ये भी टाइटल होते हैं जो यूज होते हैं आफ्टर रूट वर्ड। वो यूज होता था बिफोर रूट वर्ड, ये होगा आफ्टर रूट वर्ड, है ना। तो इट इज़ आल्सो 2 टाइप, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। जब आप प्रीफिक्स एंड सफिक्स को उसके किसी भी रूट वर्ड के आगे क्या जोड़ना है, उसके पीछे क्या जोड़ना है, आप पूरी तरह जान जाएंगे तो IUPAC रूल आपको, जैसा IUPAC नाम पूरी तरह आ ही जाएगा। बस इतना रहेगा कि ट्रेन बन गई, आप पटरी पे दौड़ा दीजिए, बस रूल आपको बताकर हम पटरी में दौड़ा देंगे, है ना। तो इसलिए आपको इसको बेसिक आपको जानना जरूरी है ना। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, या इंडिकेट करता है, क्या करता है, इंडिकेट करता है द डिग्री ऑफ सैचुरेटेड अथवा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड,
किसी भी कार्बन कंपाउंड के सैचुरेटेड अथवा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को इंडिकेट करता है। आप जानते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। सैचुरेटेड वे होते हैं जो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ऐसे कार्बन को सैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड के अंदर वे कार्बन आते हैं जो कि कार्बन अपन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से आपस में कार्बन जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा है या सफिक्स है, तो इसका जो सफिक्स यूज होता है यूज होगा, इसका सफिक्स जो होता है वो एन होगा, इसका सफिक्स एन होगा। और ये कार्बन आपस में दो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका सफिक्स जो होगा वो इन होगा। एंड एक कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे, इसका सफिक्स जो होगा वो होगा आइन होगा, है ना। तो इसीलिए इसको अगर हम बात करें कि दो कार्बन है, दो कार्बन आपस में जुड़े होंगे, क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे। ये दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से इसे एथीन कहेंगे। देखिए इसमें एन जुड़ा हुआ है, ए एन ई जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ई एन ई जुड़ा हुआ है। अगर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो वाई इन एथाइन, है ना। दो कार्बन को यही देखिए, एथेन एथीन एथाइन है ना। अगर कोई भी तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसके लास्ट में आप आइन जोड़िए। डबल बॉन्ड से हो इन जोड़िए, अगर ट्रिपल बॉन्ड से हो, अगर सिंगल बॉन्ड से है तो इन जोड़िए, है ना। तो एग्जाम्पल आपको हम दे लेते हैं। देखिए आपको कहाँ से गिनना है हम बताएंगे। अगर कोई डबल बॉन्ड है, अगर पहली बात तो लंबी कार्बन देखिए, लंबी कार्बन चेन ना हो ठीक है, मान लीजिए सब बराबर चेन हो, तो उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप देखिए। अगर फंक्शनल ग्रुप उसमें ना हो तो उसमें बॉन्ड देखिए। अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड हो, तो अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में हो, है ना, अगर दोनों साथ में हो तो आपको डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं, डबल बॉन्ड को ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी देनी है ना। तो बताएंगे, रूल है, रूल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अगर हम गिनना शुरू कर दें इस तरह से 1 2 एंड 3, है ना, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 प्रोप होगा। हमने कहा कार्बन लिख लेते हैं प्रोप, और उसके बाद प्रोप। अब प्रेफिक्स है नहीं कोई, प्रेफिक्स मतलब कोई क्लोरो ब्लोरो मेथिल ब्रांच होता तो प्रेफिक्स होता, है ना सेकेंडरी प्रेफिक्स है ना प्राइमरी प्रेफिक्स है। प्राइमरी मतलब कोई सर्कल में होता तो साइक्लो जोड़ होता वो प्राइमरी हो जाता, बट इसमें जो होता है नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि दोनों होगा, जिसमें दोनों है ना। अभी हम एक एक का एग्जाम्पल सेपरेट कर रहे हैं, क्या होता है सफिक्स, क्या होता है प्रेफिक्स। तो यहाँ पर प्रोप हमने लिखा, उसके बाद आप देखिए प्रोप क्या होता है, मेन रूट होता है, रूट वर्ड लिखिए। हमने कहा रूट वर्ड हमारा क्या होता है सर, रूट वर्ड हमने कहा अगर हम रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड हमारा होता है प्रोप। और यहाँ पर देखिए अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड मतलब जितने कार्बन है वो उसी कैटेगरी में चले जाएंगे, है नहीं। आप ये नहीं समझें कि एक कार्बन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, वो नहीं। अगर एक है बाहुबली तो उसी के नाम से आप जाने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, तो कितने कार्बन नंबर कितने पे डबल बॉन्ड है, 1 पर है, तो प्रोपेन प्रोप 1 इन आप लिख सकते हैं, अथवा 1 पर है तो आप 1 ना लिखकर आप सीधा प्रोपीन भी लिख सकते हैं, प्रोपीन, है ना। इसका आईपीएसी नाम हो गया। यहाँ पर इन जो होता है दोस्तों ये हमारा सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है ना। उसी तरह अगर इसका नाम अगर हम करें तो 1 2 3 यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, ब्रांच भी नहीं है, जो हाइड्रोजन ब्रांच थोड़ा होता है भाई साहब। तो क्या होता है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो प्रोपेन है खाली, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर प्रोपीन इन जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो आखिरी में ये जुड़ता है ये सफिक्स है, एन इन आइन, ये सफिक्स है हमारा। जो जुड़ता था जैसे कि क्लोरो ब्लोरो मेथाइल या हमारा साइक्लो, सब प्रीफिक्स था, ठीक है। आप रूट वर्ड जानते हैं, मेथेट प्रो ब्यूट पेंट, है ना। उसके बाद जो एन इन आइन बॉन्ड के साथ जोड़ते हैं हमारे सफिक्स होते हैं। हमारे कहने का मतलब आपको इतना है, ठीक है। तो भाई साहब अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या देखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। इट इज यूज टू इंडिकेट, इसका यूज किया जाता है इंडिकेट करे खातिर कि द मेन फंक्शन ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किसी भी कंपाउंड में उनके मेन फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है सेकेंडरी सफिक्स, है ना। एंड एडेड इमीडिएटली आफ्टर 1 डिग्री सफिक्स इन द आईपीएसी नेम, ठीक है। वो क्या कह रहा है अभी यहाँ से आपको समझ में आएगा।
तो सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? प्राइमरी सफिक्स जो होते हैं बॉन्ड की संख्या होती है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो आइन एंड इन, डबल बॉन्ड है इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है आइन, है ना। ये प्राइमरी सफिक्स है। जबकि सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप अब देख लेते हैं हमने। मान लीजिए सेकेंडरी ग्रुप के अंदर क्या प्राइमरी से अभी हम देखेंगे कंपल्सरी एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसमें सब कुछ पाया जाता हो, तब तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद रोल बता देंगे आपका यूपीएससी नाम मक्खन, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप, हमने कहा सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो हमारे फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं उन्हीं को सेकेंडरी प्रीफिक्स कहा जाता है। सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स, ठीक है, प्रत्यय आखिरी में। प्री माने पहले जुड़ने वाला, पहले जुड़ने वाला मतलब उपसर्ग, जो हमने पढ़ लिया, क्लोरो, ब्लोरो, आइडो, मेथाइल्स, साइक्लो, ये सब। तो OH एल्कोहल, इसका दोस्तों अगर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है, अगर OH किसी भी कार्बन में है, जैसे हम एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, अगर CH3CHOH है ना, CHOH है, तो या आप CH2OH कहते हैं, CH2OH, ठीक है। तो आप इसका IPC नाम कैसे लिखेंगे? तो OH है ना, OH का ऑल जुड़ जाएगा, आखिरी में ऑल जोड़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो आपको एग्जांपल, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है ना, दो कार्बन क्या कहते हैं? मेथ एथ, सॉरी एथ कहते हैं, एथ कहेंगे। उसके बाद आप क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स लग रहा है ना, सफिक्स है नहीं, प्रीफिक्स तो है नहीं कोई ना, प्राइमरी प्रीफिक्स हमको दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी क्या होता है? साइक्लो होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? कोई मिथाइल हो, ब्रांच हो, क्लोरो वोलो हो, अदर फदर हो, जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है? हमारा ये होता है क्लोरो। अब तो हम देख लेते हैं हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स क्या, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स मतलब बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जब जुड़े होते हैं तो एथेन क्या होगा? एन जोड़ेगा इसमें, तो EHE एथेन। तो यन न लग को उसके बाद OH जोड़ो, OH का हमारा सफिक्स क्या जुड़ता है आखिरी में? OH एक फंक्शनल ग्रुप है तो ऑल जुड़ेगा, एथेनॉल, OH जुड़ गया ना, तो ये हो गया क्या हमारा? एथेनॉल। तो इसे क्या कहा पढ़ा जाता है दोस्तों? इसे पढ़ा जाता है एथेनॉल, है ना। इसी तरह जो होता है सफिक्स कैसे यूज होता है, कौन सफिक्स कौन यूज होगा, हम अब उसी को आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए, जैसे अगर एल्डिहाइड CHO समूह हो तो उसके लिए L जुड़ेगा, इसके लिए OL जुड़ेगा, इसके लिए AL जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर एल्डिहाइड जो होता है CHO होता है तो इसे एथेनॉल कहा जाता है, एथेनॉल। या OH है तो एथेनॉल कहा जा रहा है ना। अगर कीटोन है तो ओन जोड़ा जाता है। अगर भाई कीटोन हो, कीटोन के समूह मतलब कार्बन, एक CHO समूह से कार्बन दोनों कह दिए अपने ब्रांच से जुड़ी हो तो क्या होती है? कीटोन होता है। डिटेल से बताएंगे आगे वाला वीडियो में। तो क्या कहते हैं, इस पर चैप्टर सेकेंड यूनिट इन्हीं पर है ही है। तो अगर यहाँ पर अगर कीटोन होता तो क्या पढ़ा जाता है? इथेनोन, इथेनोन, ओन जुड़ जाता, OL के आधार पर इथेनोन जुड़ जाता, ओन आखिरी में, ठीक है। उसके बाद अगर कार्बोक्सिलिक समूह होता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COH होता तो क्या होता? OH जुड़ा जाता, एथोनोइक, है ना। अगर COL होता है, एसिड क्लोराइड होता तो ऑयल जुड़ा जाता, एथेनॉइल, एथेनॉइल, है ना। तो वही रूट वर्ड, उसके बाद कार्बन संख्या, देखिए सिंगल बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, उसके बाद उसमें OL आखिर में जोड़ दीजिए, यही है। एसिड एमाइड को एमाइड, एथेमॉइड, एंड एस्टर को एथोएट, एंड सिएनाइट्रोड को एथेनाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। आपको बता दें ये जो होते हैं ना, ज़्यादातर इनका यूज होता है साइनोनाइट्राइल का यूज ज़्यादातर प्रीफिक्स में यूज किया जाता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में इनका लोग ज़्यादा यूज करते हैं ना। बट कह रहे हैं अब मेन कंसेप्ट अब यहाँ आ गया, यहाँ खड़ा हो गया। क्या हो गया जानते हो? मान लीजिए एक ही समूह में दो या दो से अधिक क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो गए, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बताओ? आप कैसा नामकरण करेंगे? कैसे नामकरण को करेंगे? अगर मान लीजिए यहाँ पर सिट्रिक एसिड, एथेनॉल, सिट्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड दोनों साथ ही आ गए, तो आप AL जोड़ेंगे कि OH जोड़ेंगे? आखिरी में क्या जोड़ेंगे? और एक जोड़ेंगे तो इस अगले का क्या करना है? हो सकता है ना सवाल आपको हो जाएंगे, क्योंकि आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ये तो बेसिक थे,
इसमें तो मजबूत कर रहे हैं आपको। अब सवाल अब स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए आपको याद करना होगा कि कौन से ग्रुप को कौन सी प्रायोरिटी दी गई है, मतलब कौन सी, अगर प्रायोरिटी मतलब कौन किसको ज़्यादा माना, अगर दो समूह हैं तो किसको आप ज़्यादा मानेंगे, किसको आप रखेंगे उसमें, किसको आप मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में मानेंगे, किसको आप ब्रांच के रूप में उसको अगर दो रहेंगे तो आपको एक को फंक्शनल ग्रुप के रूप में मानना है, आप एक को प्रेफिक्स के रूप में मानना है, एक को सफिक्स के रूप में मानना है, एक को प्रेफिक्स के रूप में मानना है, हम आपको बताएंगे। और आप यहाँ पर आपको ऊपर लिंक ये जो लिखा गया है ये थोड़ा क्रम इसका प्रायोरिटी थोड़ा एक दो का चेंज हो गया, इसलिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा या जो रहा होगा प्रायोरिटी पूरी प्रायोरिटी में दी गई है वीडियो आपको। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसी के हिसाब से दिया गया है। जैसे सिट्रिक एसिड ऊपर है तो अगर सिट्रिक एसिड के सबसे पहले अगर दो एल्डिहाइड सिट्रिक एसिड है तो आपको सफिक्स के अंतर्गत आपको एल्डिहाइड को रखना है फंक्शनल ग्रुप के अंदर, उसके बाद और उसको सिट्रिक एसिड को रखना है, एल्डिहाइड को आपको प्रेफिक्स के अंदर बदल देना है। जैसे कि आपको ऊपर कौन देना है, ऊपर जो है उसको ज़्यादा मान्य दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अब आपको पढ़ने हम जा रहे हैं मन नहीं लग रहा है, इसलिए अब रूल जो है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसको ख़त्म करके उसके बाद रूल बताकर सीधा हम टूट पड़ेंगे अपने आइसोमेरिज में और फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर लेंगे हंसते गाते और पढ़ते इसी तरह। उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद आपके कमेंट के इंतजार रहेगा, आप जो कहेंगे वही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते रहिए। और सबसे बड़ी सूचना है कि हमने अभी जितना आपको पढ़ा है उस सब का नोट्स जो होता है PDF के डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वीडियो इस PDF को खोल कर इसका आप वीडियो का आप PDF भी डाउनलोड करके आप इसको नोट्स भी लिख सकते हैं। आपके लिए यह अपॉर्चुनिटी इस वीडियो से स्टार्ट हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा, जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं यही नोट्स आपको PDF के रूम में डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके।